का भला हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारा मकसद है हमारे देश के नौजवानों को अवसर देना, हमारे देश के नौजवानों को ताकत देना। ईश्वर ने उसको दो हाथ दिए हैं, उसको कौशल्य देना, हुनर देना, स्किल डेवलपमेंट करना। मेरे देश के नौजवान को रोजी रोटी के लिए भटकना न पड़े, ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, आज मैं हैरान हूं, ये इंटरव्यू क्यों होते हैं भाई? गरीब बेटे को रोजगार मिलता है क्या? जब इंटरव्यू का कॉल आता है तो बेचारा खोजता है किसकी सिफारिश करे, किसी की पहचान ढूंढे, किसी नेताजी का कुर्ता पकड़े, किसी बाबू के घर जाके कोई मदद ले ले, तब जाकर के नौकरी का नंबर लगेगा। ऐसा होता कि नहीं होता है? भाइयों बहनों, मैंने एक छोटा प्रयोग किया गुजरात में। अभी तो मैंने छोटा प्रयोग किया। मेरे यहां टीचर की भर्ती करनी थी। हमने कहा नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई भाई भतीजावाद नहीं। उसके जो एग्जाम के मार्क आए हैं कंप्यूटर में डालो और जिसका नंबर पहले 100 में है उसको ऑर्डर दे दो, वो नौकरी पर लग गया। कोई सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। मित्रों, भाइयों बहनों, हमारे यहां गोंडा है, बलरामपुर है, इस इलाके में गन्ने की खेती करता हमारा किसान। अब जमीन तो बढ़ने वाली नहीं है, उतनी ही जमीन में गुजारा कर रहा है। उपाय क्या? जमीन के टुकड़े होते जा रहे हैं, परिवार बढ़ता जा रहा है, भाइयों के बीच जमीन बांटी जा रही। उपाय क्या? भाइयों बहनों, हमें अगर किसान को बचाना है तो हमें उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। मित्रों, गुजरात में भी कुछ इलाके हैं जहां गन्ने की खेती होती है। आपके यहां तो 100 से ज्यादा शुगर मिल है, मेरे यहां 15 से करीब करीब शुगर मिल है। लेकिन हमारे यहां जितनी शुगर मिल है वो कोऑपरेटिव है। आपके यहां मालिक बैठे हैं और गन्ने के किसान को दाम नहीं मिल रहा है। मुझे अभी बताया गया 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ रुपया किसानों के दमा करके रखे। मित्रों, हमारे यहां विजयादशमी के दूसरे दिन शुगर मिल अपना काम चालू कर देती है। मुझे यहां बताया गया दिवाली चली गई, अभी तक शुगर मिलें शुरू नहीं हुई है। मित्रों, ये हमारे किसानों के साथ जुल्म है कि नहीं है? क्या नियम नहीं बन सकते? इतना ही नहीं, उत्पादकता भी बढ़ सकती है। मित्रों, हमारे यहां पहले प्रति हेक्टर गन्ने की पैदावार कम थी। हमने विज्ञान का उपयोग किया, टेक्नोलॉजी लाए, खाद को देखा, बीज को देखा, और आज पर परिस्थिति आई है कि हमारे यहां किसान पहले जो फसल पैदा करता था गन्ने की, आज उतनी ही जमीन में वो ज्यादा पैदा करने लग गया। इतना ही नहीं, पहले उसके शुगर केन में से, उसके गन्ने में से शुगर कम निकलती थी, परसेंटेज कम निकलता था, उसके कारण उसको पूरे पैसे नहीं मिलते थे। मित्रों, हमें विज्ञान का उपयोग किया गुजरात में, जेनेटिक साइंस का उपयोग किया, और उसका परिणाम यह आया कि पहले हमारे यहां गन्ने में से जितना शुगर कंटेंट निकलता था उससे ज्यादा शुगर कंटेंट निकलने लगा, और उसके कारण किसान को ज्यादा पैसा मिलने लगा, और उसके कारण आज मेरे यहां किसान सुख चैन की जिंदगी जीने लगा है। भाइयों बहनों, ये स्थिति उत्तर प्रदेश का भी गन्ना पैदा करने वाले किसान के लिए हो सकती है, लेकिन इसके लिए इरादा चाहिए। नौजवान को रोजगार मिल सकता है, किसान को दाम मिल सकता है, मां बहनों को सम्मान और सुरक्षा मिल सकती है, भारत के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। भाइयों बहनों, आजकल पॉलिटिकल पंडित ये डिबेट कर रहे हैं, आजकल पॉलिटिकल पंडित
ये डिबेट कर रहे हैं। भाई भाजपा का घोड़ा तो विनिमय है, लेकिन यहां तक पहुंचेगा, कोई कहता है वहां तक पहुंचेगा, कोई कहता है वहां तक पहुंचेगा। ये गिनती चल रही है ना, कोई 180 बोलता है, कोई 200 बोलता है, कोई 220 बोलता है। ऐसा सुना है ना आपने? सुना है ना? जो लोग राजनीतिक अस्थिरता के सवालिया निशान खड़े करते हैं, मेरे उत्तर प्रदेश के भाई, अगर उत्तर प्रदेश अकेला प्रगति करे तो पूरे हिंदुस्तान की गरीबी मिट सकती है। उसी प्रकार से अकेला उत्तर प्रदेश तय करे तो हिंदुस्तान में राजनीतिक स्थिर और मजबूत सरकार भी दे सकता है। और इसलिए हिंदुस्तान का भाग्य विजेता उत्तर प्रदेश है, हिंदुस्तान का भाग्य नियंता उत्तर प्रदेश है। राजनीतिक स्थिरता की ताकत भी उत्तर प्रदेश के पास है। मैं आज अनुरोध करने आया हूं, मैं प्रार्थना करने आया हूं मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, यही भूमि है जिसने हिंदुस्तान को हजारों साल से गौरव दिया है। आज फिर से एक बार गंगा यमुना की इस पवित्र भूमि, राम और कृष्ण की पवित्र भूमि, हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए आगे आए, हिंदुस्तान का भाग्य बदलने के लिए आगे आए, हिंदुस्तान को स्थिर शासन देने के लिए आगे आए, हिंदुस्तान के अंदर प्रगतिशील सरकार देने के लिए आगे आए और फैसला करें कि हम उत्तर प्रदेश के लोग हिंदुस्तान का भाग्य बदल लेंगे और आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक नई ताकत के रूप में उभरेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दो मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलो दोस्तों, इंडियन मुजाहिदीन के लोग यहीं पर कांप जाए। विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के बहराइच में खत्म हो चुकी है। आज कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो गांधी परिवार पर हमला हो, चाहे वो राहुल गांधी के नेतृत्व पर कई सवाल हो, चाहे वो पटना में हुए सीरियल धमाके हों और किस तरीके से कांग्रेस उस पर राजनीति कर रही है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास का असर क्या होगा देश पर। तो उत्तर प्रदेश के तमाम वरिष्ठ बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी के साथ। तो नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार आज उत्तर प्रदेश दौरे पर, बहराइच में उनकी रैली हुई। बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में उनके समर्थक वहां पर मौजूद थे, उनको सुनने के लिए वहां पर मौजूद थे। और आज नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कोई मुद्दा नहीं छोड़ा कांग्रेस सरकार को घेरने में, समाजवादी पार्टी की सरकार को भी घेरने में। इस पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज श्रीवास्तव इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, नरेंद्र मोदी लगता है आज अच्छा गुड होमवर्क कर आए थे। एक एक मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश करी, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करी। कोई मुद्दा ऐसा बचा नहीं, लेकिन कई ऐसी बातें कर गए जिनमें ज्यादा तथ्य नजर नहीं आ रहे थे। चलिए पंकज जी से हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बहराइच की रैली की, जहां पर नरेंद्र मोदी आज पहुंचे थे। उनके भाषण में उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी घेरने की कोशिश करी। एक बार फिर से उनके निशाने पर शहजादे, जिस नाम से वो राहुल गांधी को बुलाते हैं, वो थे, केंद्रीय नेतृत्व था और सरकार की गलत नीतियां थी। पंकज श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आप किस तरीके से आंकेंगे नरेंद्र मोदी के आज के भाषण को? पंकज जी, आपने भी नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण सुना, क्या कमियां आपको नजर आई और आपको क्या लगता है कि किस तरीके का अलग भाषण था उनके दूसरे भाषणों से? इप्सिता, असली बात यह है कि उत्तर प्रदेश ही असली वो प्रश्न प्रदेश है बीजेपी के लिए, जहां अगर उसे अच्छा समर्थन नहीं मिला तो उसकी जो गाड़ी है वो एक स्तर को पार नहीं कर पाएगी। ये बात मोदी अच्छी तरह समझते हैं और इसीलिए उन्होंने अंत में सीधे कहा है कि अगर इस देश को राजनीतिक अस्थिरता से बचाना है तो उत्तर प्रदेश को कुछ फैसला लेना पड़ेगा, ताकि यहां पर ऐसी सरकार बन सके जिसे दूसरे दलों की जरूरत ना पड़े। साफ सी बात है कि उत्तर प्रदेश का मोर्चा जीते बगैर दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से लगातार
बीजेपी ने कोई कमाल नहीं दिखाया है। 10 सीटों पर सिमटी हुई है। उसके पहले 1999 का जो चुनाव था उसमें 29 सीटें मिली थी। यानी लगातार पिछले 10-15 सालों से बीजेपी का उत्तर प्रदेश में जो ग्राफ है वो गिरा है। और वहां पर जिस तरह से पूरी राजनीति समाजवादी पार्टी और बीएसपी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, और वो सिर्फ पार्टियां नहीं है बल्कि जो एक सोशल चर्निंग जिसको हम कहते हैं, जो सामाजिक समीकरणों का उलटफेर है, जो नए सामाजिक संबंधों का निर्माण है, जिस पर उत्तर प्रदेश की राजनीति टिकी हुई है, वहां बीजेपी कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। और उसको ही तोड़ने के लिए, उस मोर्चे को सर करने के लिए मोदी उत्तर प्रदेश की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। रफ्तार की जरूरत है और शायद यही तेजी लाने के लिए आज नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में जनता को संबोधित करते हुए तमाम गुणगान कर रहे थे पार्टी का। और शायद यही वजह है कि अमित शाह को भी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतारकर राजनीति करने की ये जिम्मेदारी सौंपी गई है।